हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए आज क्लास 10th का जो है फिजिक्स का पार्ट 4 वीडियो लेकर आ चुके हैं ऑब्जेक्टिव का, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको शुरू से अंत तक देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। इससे पहले जो है पार्ट 3 को जो है हम बना चुके हैं वीडियो, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो उसको आप लोग देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसमें मेरे प्ले लिस्ट में जा कर के उसमें ऑब्जेक्टिव का जो है प्ले लिस्ट बनाया गया है पूरा सब्जेक्ट का, तो उसमें जाकर आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। और यदि आप लोग 10th की तैयारी अच्छे ढंग से करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मेरे चैनल के माध्यम से जा कर के मेरे प्ले लिस्ट में जो है वहाँ पे मैथ का जो है पूरा प्रश्न जो है सॉल्व किया गया है, उसको जा कर के आप लोग समझिए, देखिए और उसका एक नोट्स बना लीजिए ताकि एग्ज़ाम के समय आप लोगों को हेल्पफुल रहे और ताकि उसके बाद जो है आप लोगों को एग्ज़ाम के समय आप लोगों को बहुत हेल्प मिले। तो चलिए अब जो है 31 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। तो यह कह रहा है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं। तो जब सूर्य का प्रकाश जो है वायुमंडल से गुजरता है, वायुमंडल से गुजरता है तो किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करता है। तो आप लोग को मालूम है कि वह किस रंग को, तो नीला रंग। इसका आंसर क्या होगा? नीला रंग का, यानी इसका आंसर होगा डी। नीला रंग को जो है अधिक प्रकीर्णित करता है। तो देखिए इसी के कारण जो है नीला रंग अधिक प्रकीर्णित होने के कारण जो है हमारा आकाश जो है वह नीला रंग के दिखाई देता है, क्योंकि आकाश का कोई रंग नहीं होता है। लेकिन जब सूर्य के प्रकाश हमारे धरती पर आती है वायुमंडल से होकर गुजरते हुए तो वह धूल कणों से जो है प्रकीर्णित हो जाती है हमारे नीला रंग जो है सूर्य प्रकाश का, जिसके कारण जो है सूर्य के प्रकाश के कारण जो है आकाश नीला रंग के दिखाई देता है। और आप लोग को बता दें कि वायुमंडल में जो है लगभग, तो वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल सबसे पहले जान लीजिए कि वायुमंडल किसे कहते हैं। तो जो पृथ्वी के चारों ओर होता है, मेरा मान के चलिए पृथ्वी है, तो इस पृथ्वी के चारों ओर सैकड़ों किलोमीटर मोटाई से लपेटने वाले गैसीय आवरण को हम लोग वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर सैकड़ों किलोमीटर मोटाई के लपेटे हुए जो है गैसीय आवरण को क्या कहते हैं? हम लोग वायुमंडल कहते हैं। तो इस वायुमंडल में जो है विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण है। यह इसमें विभिन्न प्रकार के गैस पाए जाते हैं। तो यदि गैस की बात करें तो सबसे अधिक जो है वायुमंडल में कौन सा गैस पाया जाता है? तो सबसे अधिक जो है वह नाइट्रोजन पाया जाता है। कितना प्रतिशत? तो 78% पाया जाता है। नाइट्रोजन जो है 78%, और ऑक्सीजन की बात करें या नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जो है 21% होता है। ऑक्सीजन मतलब O2 हो गया, ऑक्सीजन 21% पाया जाता है। और आर्गन जो है गैस वह 0.93 जो है वह आर्गन गैस पाया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो वह 0.03% पाया जाता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड जो है कितना होता है? तो 0.03% पाया जाता है। तो पूछ देता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल में कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 0.03। और नाइट्रोजन कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 78%। और ऑक्सीजन जो है 21% और आर्गन 0.93% पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए 32 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। यह कह रहा है कि मानव नेत्र कार्य करता है। मानव नेत्र कैसा कार्य करता है, किस प्रकार कार्य करता है? दूरबीन की भांति, कैमरा की भांति, सूक्ष्मदर्शी की भांति, इनमें से सभी। तो देखिए यह जो है मानव नेत्र मेरा दूरबीन की भांति तो काम नहीं करता है, यानी कि छोटा को बड़ा करके तो नहीं दिखता है। यह कैमरा की भांति ही कार्य करता है। किस आकार के, मतलब किस प्रकार का कार्य करता है? तो कैमरा की भांति। जिस प्रकार कैमरा जो है किसी चित्रों को एकत्रित कर लेता है अपने एथी में, उसी प्रकार जो है मानव नेत्र भी जो है किसी चित्रों को एकत्रित करके मस्तिष्क में उसको बैठा लेता है। तो मानव नेत्र किस प्रकार का कार्य करता है? तो कैमरा की भांति का कार्य करता है। अब 33 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। यह कह रहा है कि प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर जब नेत्र में प्रवेश करता है तो उस झिल्ली को क्या कहते हैं? प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है तो उस झिल्ली को क्या कहते हैं? तो उस झिल्ली को, जो झिल्ली से प्रवेश करता है वह पतली झिल्ली होता है, उस पतली झिल्ली को क्या कहते हैं? तो उस पतली झिल्ली को कॉर्निया कहते हैं और उसी को बोलते हैं स्वच्छ मंडल भी कहते हैं। इसलिए उसका आंसर क्या हो जाएगा?
तो सी होगा, ए और बी दोनों। ठीक है, 34 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। यह कह रहा है कि नेत्र गोलक की आकृति लगभग कैसी होती है। तो नेत्र गोलक बात कर रहा है, तो नेत्र गोलक जो है मेरा आई जो है यानी कि आँख, वह लगभग गोलीय ही होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोलाकार। नेत्र का आकार जो है लगभग इस आकार का होता है, गोलीय होता है, इसको कहते हैं लगभग इस आकार का जो मेरा मानव नेत्र होता है। ठीक है, 35 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। यह बोल रहा है नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है। तो नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है, तो नेत्र गोलक का व्यास जो है 2.3 सेंटीमीटर होता है। व्यास किस आकार का, देखिए मान के चलिए ऐसे मेरा मानव नेत्र है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है उसी को 2.3 सेंटीमीटर लंबाई, इसी को व्यास बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट 36 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। यह कह रहा है कि कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं। तो कॉर्निया के पीछे जो एक संरचना होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग परितारिका कहते हैं। क्या कहते हैं, एक पीछे जो संरचना होती है परितारिका कहते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं। आइरिस इसी को बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं, या परितारिका वही जो कॉर्निया के पीछे होता है। ये भी पूछ देता है कि नेत्रदान में जो है मानव किस अंग को, जो आँख का मतलब कौन सा अंग देता है, तो कॉर्निया देता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है 37 नंबर कि परितारिका नियंत्रण करती है। परितारिका जो है वह क्या नियंत्रण करती है। परितारिका जो है वह क्या नियंत्रण करती है, तो पहला ऑप्शन है नेत्र के साइज को, दूसरा जो है रेटिना के साइज को, तीसरा जो है कॉर्निया के साइज को, और चौथा जो है पुतली के साइज को। तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए। तो इसका आंसर होगा पुतली के साइज को, इसका आंसर डी होगा। परितारिका जिसको आइरिस बोलते हैं वह पुतली के साइज को नियंत्रण करता है, कभी बढ़ाता है कभी घटाता है। कभी हम लोग जो है अचानक अंधेरे कमरे में चल जाते हैं तो वह जो है हमारे पुतली जो है यानी सिकुड़ मतलब फैलने लगती है, और वह जो है हम लोग अचानक कभी धूप में जाते हैं तो हमारी पुतलियाँ जो है क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। इसीलिए कभी कभी जो है यह भी प्रश्न पूछता है कि अचानक जो है किसी मतलब अचानक तेज प्रकाश से हम लोग किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं तो हम लोग जो है कुछ देर तक हम लोग को आँख से दिखाई नहीं देता है। तो क्यों नहीं दिखाई देता है, क्योंकि जब हम लोग प्रकाश में रहते हैं, सूर्य के प्रकाश में चाहे कोई भी प्रकाश में रहते हैं, तो हमारे आँख की पुतलियाँ जो होती है वह सिकुड़ी हुई रहती है, और जब हम अचानक किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं तो उसको फैलने में कुछ समय लगता है, जिसके कारण वह धीरे धीरे फैलती है। उसी के कारण जो हम लोग को धीरे धीरे मतलब जो है आँख से साफ दिखाई देती है अंधेरे कमरे में। ठीक है, तब नेक्स्ट जो है 38 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। तो 38 नंबर कह रहा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। तो नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करती है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका जो आंसर होगा पुतली। कौन नियंत्रित करती है, हमारी पुतली ही जो है वह हमारे नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। पुतली जो है वही क्या करती है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करती है, याद रखिएगा। ठीक है, 39 नंबर प्रश्न है कि बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है। बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा रेटिना में। रेटिना में जो है प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है। कहाँ होता है बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं, तो वह रेटिना में होता है, जिसको हम लोग दृष्टि पटल भी बोलते हैं। रेटिना को ही क्या बोलते हैं, तो दृष्टि पटल बोलते हैं। और यही रेटिना में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं अधिक होती है, बृहत मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में। ठीक है, अब जो है 40 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। यह कह रहा है कि विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है। विद्युत सिग्नल जो है वह कौन उत्पन्न करता है, तो इसका आंसर होगा, इसके आंसर आप लोग बताइए, तो प्रकाश सुग्राही। इसका आंसर क्या होगा, प्रकाश सुग्राही। विद्युत सिग्नल जो है वह कौन उत्पन्न करता है, वह प्रकाश सुग्राही उत्पन्न करता है, और वह सिग्नल को हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाता है, और वह एहसास दिलाता है कि यहाँ पे मनुष्य का आकार ऐसा है ऐसा है। यही प्रकाश सुग्राही जो है वही हम लोग को जो है मानव नेत्र में विद्युत सिग्नल उत्पन्न करता है, याद रखिएगा।
विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? तो वह प्रकाश सुग्राही जो है वह उत्पन्न करता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है 41 नंबर, सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? तभी हम जस्ट बताए हैं कि सिग्नलों की व्याख्या कहाँ पे किया जाता है। तो सिग्नल जब पहुँचाता है प्रकाश सुग्राही तो हम मस्तिष्क में उसका व्याख्या होता है। कहाँ में? तो मस्तिष्क उसको क्या करता है? व्याख्या करके उसको बताता है कि यह मानव है। मतलब किसी चित्र को देखा तो उसको जो है क्या करता है, प्रकाश सुग्राही हमारे मस्तिष्क तक पहुँचाता है। वह मस्तिष्क जो है उसको सोच करके समझ कर उसको जो प्रतिबिंब जो होता है वह उल्टा बना रहता है हमारे मानव नेत्र में। तो उसको सीधा करके मस्तिष्क जो है देखता है और उसको पहचानता है कि वह क्या है क्या नहीं है। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है 42 नंबर कि मोतियाबिंद किस स्थिति में होती है? मोतियाबिंद की स्थिति कब होती है? जब क्या होता है? तो इसका आंसर होगा, क्या इसका आंसर होगा आप लोग बताइए। तो पहला ऑप्शन है क्रिस्टलीय लेंस दुधिया हो जाता है। इसमें क्या होता है? क्रिस्टलीय लेंस जो है दूधिया हो जाता है, तो यह जो है सही है। दूसरा है क्रिस्टलीय लेंस धुंधला हो जाता है। तो क्रिस्टलीय लेंस धुंधला भी हो जाता है, यह भी सही है। यानी कि ये ए और बी दोनों सही है। क्रिस्टलीय लेंस पीला नहीं होता है मोतियाबिंद में। ठीक है। तो क्रिस्टलीय लेंस जो है वह क्या होता है? दूधिया भी हो जाता है और धुंधला हो जाता है। ठीक है। तो मोतियाबिंद की स्थिति में। अब नेक्स्ट 43 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। यह कह रहा है कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक परिकीर्णन करता है? वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक परिकीर्णन करता है? तो वह कौन सा रंग अभी जस्ट बताए थे, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था। तो कौन सा रंग अधिक परिकीर्णित होता है? तो वह नीला रंग। नीला रंग जो अधिक परिकीर्णन करता है, इसी के कारण जो है आकाश क्या होता है? तो आकाश नीला रंग का दिखाई देता है। आकाश जो है प्रकाश के परिकीर्णन के कारण ही नीला रंग का दिखाई देता है। पूछ देता है कि आकाश का रंग जो है नीला किसके कारण दिखाई देता है, किस घटना के कारण जो है वह नीला रंग का दिखाई देता है? तो प्रकाश का परिकीर्णन के कारण। क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश हमारे धरती पर पहुंचता है वायुमंडल से गुजरते हुए, तो वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के गैस पाई जाती है, विभिन्न प्रकार के धूल कण पाए जाते हैं, जिसके कारण वह आता है तो वह प्रकाश की किरणें जो है उस कणों पर टकरा करके विसरित हो जाती है, फैल जाती है। तो उसमें सबसे अधिक जो है नीले रंग अधिक फैलती है, जिसके कारण जो है आकाश नीले रंग का दिखाई देता है। ठीक है, याद रखिएगा। और स्टूडेंट्स, यदि जो आप लोग को यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो इसको लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। ठीक है। अब नेक्स्ट है 44 नंबर प्रश्न। यह बोल रहा है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इसमें जो है इंद्रधनुष जो है चूँकि किससे बनता है? तो सूर्य के प्रकाश के कारण बनता है। क्योंकि सूर्य के प्रकाश जब किसी पानी की बूंद पर पड़ती है तो जिसके कारण जो है इंद्रधनुष बनता है। तो चूंकि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होता है, इसलिए इंद्रधनुष भी बनेगा। तो इंद्रधनुष जो है किसके कारण बनता है? तो जो है पानी के बूंद पर वह सूर्य का प्रकाश पड़ करके वह फैल जाती है, 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाती है। तो सूर्य के प्रकाश ही जो है अलग अलग रंग में विभक्त हो जाती है। तो चूंकि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होता है, इसलिए इंद्रधनुष में भी कितने रंग होंगे? तो 7 रंग ही होंगे, याद रखिएगा। अब यह भी पूछ देता है कि इंद्रधनुष जो है किस दिशा में बनता है? तो इंद्रधनुष जो है हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। यदि सूर्य पूरब की तरफ है तो हमारा जो है इंद्रधनुष किस तरफ बनेगा? पश्चिम तरफ। यदि सूर्य पश्चिम तरफ है तो पूरब तरफ बनेगा। यदि जो है सूर्य उत्तर तरफ है तो दक्षिण तरफ बनेगा। ठीक है। तो हमेशा विपरीत दिशा में पड़ता है, मतलब बनता है प्रतिबिंब। ठीक है। अब नेक्स्ट है 45 नंबर प्रश्न। यह कह रहा है कि सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किसने किया था? सबसे पहले जो है सूर्य का स्पेक्ट्रम मतलब जो है वही 7 रंगों को प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग सबसे पहले किसने किया था? तो इसका आंसर होगा, आप लोग सभी को मालूम होगा, क्या होगा? तो न्यूटन ने ही जो है सबसे पहले प्रिज्म से होकर के सूर्य के प्रकाश को गुजारा था और उस सूर्य के प्रकाश को 7 अलग अलग रंगों में विभक्त कराया था। यह जो है कौन था? तो यह न्यूटन था सबसे पहले। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 46 नंबर। यह कह रहा है इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? अभी हम जस्ट तुरंत बताए थे कि इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है,
तो हमेशा जो है सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। विपरीत मतलब उल्टा, यानी सूर्य पूरब की तरफ है तो इंद्रधनुष जो है वह पश्चिम की तरफ बनेगा, और सूर्य दक्षिण की तरफ है तो इंद्रधनुष उत्तर की तरफ बनेगा। याद रखिएगा कि हमेशा विपरीत दिशा में ही सूर्य के जो है इंद्रधनुष बनता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है 47 नंबर प्रश्न है कि निर्वात, निर्वात जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं भैकम, भैकम में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो प्रकाश की चाल जो है सभी माध्यम में अलग अलग होती है। वायुमंडल मतलब जो है निर्वात में अलग होती है, वायु में अलग होती है, लगभग निर्वात और वायु जो है सेम टू सेम ही होती है, और कांच में अलग होती है, जल में अलग होती है, सब में जो है अलग अलग होती है। तो निर्वात की बात कर रहा है, भैकम में जहाँ पे कुछ ना हो वहाँ पे प्रकाश की चाल जो है कितना होता है? तो 3 × 10 के पावर, ये पावर लिख दिया गया है वैसे, पावर में 8, 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है, क्योंकि चाल हमेशा जो है मीटर प्रति सेकेंड में ही मापते हैं। लेकिन यदि किलोमीटर प्रति सेकेंड में पूछ दें, ऑप्शन में रहे सिर्फ सब जो है किलोमीटर में, तो यह मीटर में है तो इसको किलोमीटर में बदलने के लिए हम 1000 से भाग देते हैं। तो 3 0 से भाग देंगे तो 3 0 कट जाएगा, 10 के पावर जो है कितना हो जाएगा? तो 3 × 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। यदि किलोमीटर में पूछे तो 10 के पावर 5 होगा, 3 × 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। वह मीटर प्रति सेकेंड में है तो 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड में है। याद रखिएगा अधिकांश जो है 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड में ही पूछता है, तो यही ध्यान दीजिएगा। अब 48 नंबर प्रश्न है कि, तो नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो यह बोल रहा है कि 48 नंबर है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पहले दिखाई देता है? देखिए जो है सूर्योदय जो होता है वह तो हम लोग को दिखाई देता है, लेकिन उस समय सूर्योदय हुआ नहीं रहता है। वह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो हमको सूर्य दिखाई देता है, उस समय सूर्य वास्तविक ऊंचाई जो है हम लोग को दिखाई देता है वह वास्तविक नहीं होता है, वास्तविक उसके नीचे होता है, वह सिर्फ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो वह किसके कारण ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? तो वह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो यह पूछ रहा है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पहले दिखाई देता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा, क्या होगा आप लोग बताइए? तो यह 2 मिनट पहले, 2 मिनट पहले जो है हमारा सूर्य दिखाई देने लगता है। यानी कि हमारा 2 मिनट पहले जो है सूर्य दिखाई देता है, लेकिन 2 मिनट बाद जो है हमारा सूर्य वास्तविक में उस स्थान पे आता है जिस स्थान पर हम लोग को पहले दिखाई देता है। तो याद रखिएगा कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य जो है हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देता है। अब 49 नंबर प्रश्न है, यह कह रहा है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो प्रकाश की चाल अधिकतम किस में होती है? तो आप लोग बताए हैं कि जहाँ पे माध्यम कम होता है, यानी कि जिसका अपवर्तनांक कम होता है, उसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है। तो इसमें अपवर्तनांक जो है हवा का कम होता है, सबसे अधिक जो है मतलब जो है प्रकाश की चाल किस में होगा? तो वह हवा में होगा। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। यदि वही बात करते हैं कि सबसे अधिक जो है ध्वनि की चाल किस में अधिक है, तो ध्वनि की चाल हमेशा माध्यम में होता है। तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होता है? तो इस्पात में होता है। इस्पात यानी कि हिंदी में इस्पात बोलते हैं, इंग्लिश में स्टील बोलते हैं। यानी स्टील में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होता है, और प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होता है? तो निर्वात में होता है। किस में होता है? तो निर्वात में होता है। तो निर्वात यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे हवा में जो है प्रकाश की चाल जो है अधिक होता है। और हवा नहीं रहे, निर्वात रहे, तो निर्वात आप लोग को मारिएगा। यदि हवा के साथ निर्वात रहे तो निर्वात में ही, निर्वात मतलब भैकम, जहाँ पे कुछ ना हो, कुछ हवा हुआ कुछ नहीं हो, वही निर्वात बोलते हैं। तो निर्वात में चाल जो है प्रकाश की अधिकतम होती है। और वहाँ पे ध्वनि जो है, यदि पूछ देता है कि ध्वनि सबसे शून्य कहाँ होती है, तो ध्वनि सबसे शून्य कहाँ होती है? निर्वात में, क्योंकि ध्वनि जो है उत्पन्न करने के लिए कोई माध्यम आवश्यक होती है, लेकिन निर्वात में कोई माध्यम नहीं होने के कारण वहाँ पे ध्वनि जो है शून्य होती है। वही प्रकाश की चाल बात करें तो प्रकाश की चाल जो है निर्वात में सबसे अधिक होता है। दोनों में डिफरेंस आप लोग को मालूम होगा।
इसलिए इसमें भूलिएगा आप लोग नहीं, ठीक है। 50 नंबर कह रहा है कि सूक्ष्म कणों का एक विधम मोगी जो है मिश्रण है। यह क्वेश्चन जो है प्रश्न थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया है। यहाँ के सूक्ष्म कणों का विषमांगी मिश्रण क्या है, विषमांगी मिश्रण का उदाहरण क्या है। तो सूक्ष्म कणों का विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है, आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो वायुमंडल, हम अभी जस्ट बताए थे कि वायुमंडल में जो है सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। तो वायुमंडल में जो है सूक्ष्म कणों का विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण की बात करें तो विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं। तो जहाँ मतलब विषमांगी मतलब कहीं अधिक जो है कण रहे, कहीं ज़्यादा रहे, सभी जगह एक समान न रहे, उसी को विषमांगी कहते हैं। और समांगी किसे कहते हैं, जो सभी जगह एक जैसा हो। जैसे समांगी मिश्रण कौन होता है, तो समांगी मिश्रण का उदाहरण होता है कि चीनी में जो है पानी में चीनी को यदि मिला दिया जाए, घोल दिया जाए, तो सभी जगह उतना ही मीठा होता है, घुल जाता है। जितना मतलब ऊपर होता है उतना नीचे ही होता है। तो चीनी में मतलब पानी में जब चीनी का घोल जाए क्या है, समांगी मिश्रण है। अब विषमांगी मिश्रण की बात करें ऐसे, तो यदि जो है पानी में यदि धूल को डाल दें तो अब विषमांगी मिश्रण है। धूल कण जो है वह कहीं ज़्यादा कहीं कम होते हैं। उसी प्रकार विषमांगी आप लोग समझ गए होंगे। तो विषमांगी मतलब जो है कहीं अधिक कहीं ज़्यादा, कहीं एकदम न के बराबर हो, तो जो है कहाँ पे होता है, तो वायुमंडल में होता है। तो सूक्ष्म कणों का विषमांगी मिश्रण कहाँ है, इस ऑप्शन के अनुसार या वायुमंडल में है, क्योंकि जलमंडल में भी अधिकांश जो है लगभग कहीं कहीं ज़्यादा मतलब बराबर ही रहता है। ऑप्शन के अनुसार जो वायुमंडल ही रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 51 नंबर प्रश्न कि बोल रहा है कि प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन जो है वह कणों का कैसा बनाता है। तो कणों का कैसा बनाता है, पहला ऑप्शन है दृश्य, दूसरा अदृश्य, और तीसरा टिंडल, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर जो होगा दृश्य बनाता है। प्रकाश का प्रकीर्णन जो है कणों का कैसा बनाता है, तो वह दृश्य बनाता है। नेक्स्ट है 52 नंबर प्रश्न, यह कह रहा है कि टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है। टिंडल का प्रभाव कहाँ देखा जा सकता है, पहला ऑप्शन है जंगल में, दूसरा ऑप्शन बाजार में, तीसरा खेतों में, चौथा इनमें से सभी है। तो इसका कहाँ होना चाहिए, तो जो है प्रकाश के जो है टिंडल का प्रभाव जो है कहाँ देखा जाता है, अधिकांश तो यह जंगलों में देखा जाता है। इसका आंसर क्या होगा, जंगल में। टिंडल का प्रभाव कहाँ देखा जाता है, अधिकांश देखा जा सकता है तो जंगल में। जंगल में जो है टिंडल का प्रभाव दिखा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 53 नंबर, यदि वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा प्रतीत होता। यदि वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा प्रतीत होता। तो वायुमंडल नहीं होता तो आकाश किस रंग का होता, तो काला रंग का होता। इसका आंसर क्या होगा, काला रंग का होता, ठीक है, काला रंग का प्रतीत होता, ठीक है। नेक्स्ट जो है 54 नंबर प्रश्न, यह कह रहा है कि अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश कैसा प्रतीत होता है। तो जो है अधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को जो है आकाश किस रंग का दिखाई देता है, तो काला रंग का दिखाई देता है। यदि पूछ दे कि अधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों का आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो काला। यदि दूसरे विधि से यानी ऐसे पूछ दे कि अंतरिक्ष से देखने पर जो है आकाश कैसा दिखाई देता है, तो वह किस रंग का दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है। तो दोनों में जो है आकाश पूछ दे यानी पृथ्वी को छोड़ करके कहीं से देखा जाए, इसको छोड़ करके कोई अंतरिक्ष कोई ग्रह से देखा जाए या अंतरिक्ष से देखा जाए या अधिक ऊंचाई से देखा जाए, तो आकाश वह कैसा दिखाई देता है, तो आकाश जो है वह काला दिखाई देता है, याद रखिएगा, ठीक है। 55 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। यह कह रहा है कि खतरे के संकेत में जो है किस रंग का जो है प्रयोग होता है। खतरे के संकेत में जो है प्रकाश के किस रंग का प्रयोग होता है, तो हम जस्ट पहले वाले वीडियो में बता चुके थे कि जिसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। तरंग दैर्ध्य मतलब जो अधिकतम दूरी तय कर सकता है, यानी कि जो बहुत दूर से भी जिसको देखा जा सकता है, उसी को खतरा में जो है प्रयोग किया जाता है। तो सबसे अधिक दूर जो है से किसको हम देख सकते हैं, तो लाल रंग को देख सकते हैं, क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य अधिक है, क्योंकि अधिकतम दूरी तक यह तय करता है इसका कलर जो है, इसीलिए हम लोग लाल रंग का प्रयोग करते हैं। क्यों, क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है, अधिक होता है, इसलिए खतरे के संकेत में लाल रंग का ही प्रयोग होता है, ठीक है। अब 56 नंबर प्रश्न पे चलते हैं।
यह कह रहा है कि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय आकाश कैसा दिखाई देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश कैसा दिखाई देता है? तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो है वह आकाश किस रंग का दिखाई देता है? तो आप लोग को मालूम होगा, आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका आंसर जो है लाल दिखाई देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो है आकाश किस रंग का दिखाई देता है? तो वह लाल रंग का, थोड़ा थोड़ा लाल रंग का दिखाई देता है। आप लोग देखे होंगे कि सूर्योदय जब होता है उस समय भी आकाश थोड़ा लाल रंग का दिखाई देता है, और सूर्यास्त भी होता है उस समय भी आकाश लाल दिखाई देता है, सूर्य भी उस समय लाल ही दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है। अब यदि पूछ दे कि यह लाल क्यों दिखाई देता है, तो लाल इसलिए दिखाई देता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, क्योंकि वायुमंडल में जो है विभिन्न जो है प्रकार के गैस होते हैं, और वह विभिन्न परतों से होकर उसको गुजरना पड़ता है सूर्य के प्रकाश को। चूँकि विभिन्न परत होते हैं और वह सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो उसको अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, पृथ्वी तक आने में उसको अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, जिसके कारण सभी रंग प्रकीर्णित हो जाते हैं। सिर्फ लाल रंग ही जो है वो हमारी आंखों तक पहुंचते हैं, जिसके कारण वह लाल रंग दिखाई देता है। हम बताएं क्यों वह पहुंचता है, क्योंकि उसका तरंगदैर्ध्य अधिक होता है, वह बहुत अधिक दूरी तक तय कर सकता है, इसीलिए लाल रंग का जो है सूर्य जो है सूर्यास्त के समय और सूर्योदय के समय दिखाई देता है। ठीक है, अब 57 नंबर प्रश्न चलते हैं। यह कह रहा है कि दोपहर के समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है। तो दोपहर के समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है, तो दोपहर आप लोगों को मालूम होगा कि दोपहर के समय सूर्य जो हमारे जस्ट सर के ऊपर होता है, तो सिर के ऊपर होने के कारण उसको कम दूरी तय करनी पड़ती है, तो उसको जो है कोई रंग जो है प्रकीर्णित नहीं होता है, बहुत कम प्रकीर्णित होता है, जिसके कारण सारे रंग जब हमारे पास पहुंच जाती है तो सारे रंगों को मिलाने से क्या बनता है, आप लोगों को सभी को मालूम है कि सूर्य के प्रकाश के यदि सातों रंग को मिल जाता है तो किस रंग को बनता है, तो श्वेत रंग का निर्माण होता है। तो इसलिए उस समय जो है हमारा जो है दोपहर के समय जो है श्वेत रंग का दिखाई देता है सूर्य। देखे होंगे प्योर जो है वाइट कलर का जो है चमकता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि उस समय उसको कम दूरी तय करनी पड़ती है वायुमंडल में उसके प्रकाश को, इसलिए वह किस रंग का दिखाई देता है, श्वेत रंग को। ठीक है, अब नेक्स्ट है 58 नंबर प्रश्न कि किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहा जाता है। तो किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहा जाता है, तो आप लोग को मालूम होगा इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं कोलाइड। छोटे छोटे कणों के, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहते हैं, तो वह जो है कोलाइड कहा जाता है। याद रखिएगा, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन मतलब वही लटकन, बीच में लटके हुए को क्या कहते हैं, कोलाइड कहते हैं। तो दूध क्या है, दूध एक कोलाइड विलयन के उदाहरण है, क्योंकि उसमें छोटे छोटे कण जो है लटके रहते हैं दूध के अंदर, तो दूध क्या है, एक कोलाइड विलयन का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है 59 नंबर। यह कह रहा है कि किसी कोलाइडीय विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। किसी कोलाइडीय विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है, तो आप लोग को मालूम होगा इसको क्या कहते हैं, तो इसको जो है टिंडल का प्रभाव कहते हैं। तो किसी कोलाइड विलयन में निलंबित कणों के से जो है प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है, तो निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहते हैं हम लोग टिंडल का प्रभाव कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टिंडल का प्रभाव कहते हैं। किसी कोलाइडीय विलयन में निलंबित कणों से जब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो टिंडल का प्रभाव कहते हैं। याद रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है प्रश्न पे चलते हैं, लास्ट प्रश्न पे। यह कह रहा है कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे जो है इसको आप लोग ध्यान से याद रख लीजिएगा ताकि परीक्षा के समय आप लोग को हेल्पफुल रहे, तो ध्यान से इसको पढ़िएगा आप लोग। तो तारे के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है, तो तारा जो है वह किस पर आधारित होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर। इसका आंसर क्या होगा, अपवर्तन के सिद्धांत पर। प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है वह तारे टिमटिमाते हैं। ठीक है,
तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही।